आज का हमारा टॉपिक है पैरेललिज्म इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। हमने पढ़ा था बर्नस्टाइन थ्योरम और आज हम पढ़ेंगे बर्नस्टाइन कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। स्टार्ट करने से पहले अगर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इन 1966 बर्नस्टाइन प्रपोज्ड अ सेट ऑफ कंडीशन by which we can determine whether the two process can be executed in parallel or two। 1966 में बर्नस्टाइन ने एक सेट ऑफ कंडीशन बनाया। हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, हमने उन प्रोसेस को चेक करना होता है कि ये प्रोसेस जो है वो पैरेलल हैं या नहीं है, और कंडीशन भी हमें गिवन थी। हम उन कंडीशन को उन दो प्रोसेस के ऊपर लगाते हैं जो दो प्रोसेस हमें गिवन होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया लेट P1 एंड P2 आर दी टू प्रोसेस। जो हमें दो प्रोसेस दिए होते हैं जिनको हमें चेक करना होता है कि ये पैरेलल हैं या नहीं है, उन प्रोसेस का नाम है P1 एंड P2। हमें प्रोसेस दिए जाएंगे दो P1 एंड P2 और हमें कुछ कंडीशंस लगा के चेक करना पड़ेगा कि वो पैरेलल हैं या नहीं है। इस प्रोसेस के दो हिस्से होते हैं। जो प्रोसेस हमें गिवन होगा वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला हिस्सा उसका होता है इनपुट सेट I1 एंड I2। I1 होगा P1 का इनपुट और I2 होगा P2 का इनपुट। ठीक है, प्रोसेस का जो एक हिस्सा होता है वो होता है इनपुट, और इसी तरह से प्रोसेस का जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है आउटपुट। पहले प्रोसेस का होगा O1 और दूसरे प्रोसेस का होगा O2। इस तरह से दोनों प्रोसेस के दो दो हिस्से होते हैं और उनको यूज़ करके कुछ कंडीशंस बनाई जाती हैं। अगर वो कंडीशन पूरी हो जाए तो वो दोनों प्रोसेस हम कहते हैं पैरेलल हैं। अगर वो सारी कंडीशंस पूरी ना हो तो हम उनको कहते हैं वो पैरेलल नहीं है। तो उन्होंने कहा दीज टू प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल। ये जो दो प्रोसेस हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे वो हम कह सकते हैं कि उस वक्त पैरेलल है P1, और ये जो 11 की तरह साइन है ये पैरेलल का होता है। P1 P2 के पैरेलल तब होगा जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। अब इन कंडीशंस को पढ़ लेते हैं। पहली कंडीशन की तरफ आते हैं। पहली कंडीशन ये है कि इनपुट लेनी है आपने पहले प्रोसेस में से, ठीक है, P1 की इनपुट लेनी है और P2 की लेनी है आउटपुट, ठीक है, और उन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन, ठीक है। और अगर उनका आंसर जो है वो खाली सेट आ जाए यानी 5, उन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर दूसरे कंडीशन की तरफ आते हैं। दूसरी कंडीशन में अब आपने दूसरे प्रोसेस की इनपुट लेनी है और पहले प्रोसेस की आउटपुट लेनी है। पहले हमने इसकी इनपुट ली थी, इसकी आउटपुट ली पहले कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में इसकी इनपुट लेंगे और इसकी आउटपुट लेंगे और फिर उनका इंटरसेक्शन लेंगे। अगर वो भी खाली सेट आता है तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंडीशन है कि P1 और P2 दोनों की आपने जस्ट आउटपुट लेनी है और उनका इंटरसेक्शन लेना है। अगर वो भी खाली सेट आ जाता है तो आप कहेंगे P1 एंड P2 दोनों पैरेलल हैं। अब हम आते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखें कंडीशन में उन्होंने कहा है इन द फॉलोइंग कोड स्टेटमेंट डिटेक्ट इफ पैरेललिज्म इन प्रोसेस यूजिंग बर्नस्टाइन कंडीशन। बर्नस्टाइन कंडीशन यूज करके आपने चेक करना है पैरेलल हैं या नहीं है, और दो प्रोसेस आपको दिए हुए P1 एंड P2, ठीक है। इसके अंदर इनपुट भी मौजूद है और आउटपुट भी मौजूद है, ठीक है। अगर हम बात करें P1 की, ठीक है, P1 में अगर हम देखें तो P1 में जो है हमारे पास इनपुट की बात करें, इनपुट जो है वो हमारे पास होगा ये वाला, यहाँ पर लिखा हुआ है डी स्टेरिक ई, ठीक है। ये इस साइन को पढ़ते हैं स्टेरिक। बस जस्ट आप इसको समझ लें, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको यूज़ नहीं करना। जस्ट डी और ई हमारे काम का है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट का सेट बना है वो हमारे पास है डी ई। इस तरह से आप सेट की फॉर्म में बना लें इसको, ठीक है। और जो ये वाला है इसको हम कहेंगे आउटपुट, और आउटपुट में हमारे पास है सी, ठीक है। तो ये हमने पहला प्रोसेस जो था P1 ये हमारे पास था इनपुट और ये हमारे पास है आउटपुट। इसी तरह से अब हम बात करेंगे प्रोसेस नंबर 2 की। प्रोसेस नंबर 2 में देखें, प्रोसेस नंबर 2 में अगर हम बात करते हैं इनपुट की, तो इनपुट देखें हमारे पास ये है G एंड C, G+C लिखा हुआ है। कोई भी साइन हो सकता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, स्टेरिक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इनपुट हमारे पास है G+C, तो हम यहाँ से लिखेंगे GC, ठीक है। सेट की फॉर्म में हमने लिख दिया, और इसकी आउटपुट जो है वो हमारे पास है M।
अब हमें जो कंडीशंस थी तीनों वो सेटिस्फाई करनी है। जो कंडीशन मैंने आपको ऊपर बताई थी ये तीनों कंडीशन बारी बारी हमने सेटिस्फाई करनी है। आई का मतलब होता है इनपुट और ओ का मतलब है आउटपुट, ठीक है। 1 का मतलब पहली प्रोसेस की और 2 का मतलब सेकंड प्रोसेस की। अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास है पहली कंडीशन I1 इंटरसेक्शन O2। I1 है इनपुट यानी पहले प्रोसेस की इनपुट, ये है D एंड E, ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं D एंड E। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन आ जाएगा, और O2 का मतलब है सेकंड प्रोसेस की आउटपुट, वो हमारे पास है M, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है आपने देखना है इन दोनों में सेम एलिमेंट्स कौन से हैं। तो आपको नज़र आ रहा है इनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो हमारा आंसर खाली सेट आ गया। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास इस तरह थी कि हमने I2 लेना है और उसका इंटरसेक्शन लेना है O1 के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेते हैं I2 यानी सेकेंड सेट की जो इनपुट है वो हमारे पास है GC, ठीक है। उसको हम इस तरह से लिख देते हैं GC इंटरसेक्शन, और पहले प्रोसेस की आउटपुट हमारे पास है C। तो इनका इंटरसेक्शन लें और आपको नज़र आ रहा है इंटरसेक्शन में हम लिखते हैं सेम एलिमेंट्स। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है दोनों में जो है वो C सेम है, तो हमारे पास इंटरसेक्शन का आंसर C आएगा। ये हमारे पास खाली सेट के इक्वल नहीं है, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हमारे पास नहीं हो रही। और अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो थर्ड कंडीशन की तरफ तो आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे नॉट पैरेलल। P1 और P2 जो है वो पैरेलल नहीं है, पहले प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 आर नॉट पैरेलल, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अगर यहाँ से सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, इसका आंसर खाली सेट आता, तब हम थर्ड की तरफ जाते, अब ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर आपको जो है वो 3 प्रोसेस दिए हुए हैं, P1, P2 एंड P3। हम चेक जो है वो एट अ टाइम 2 प्रोसेस को करते हैं। तो पहले P1 और P2 को करेंगे, फिर P1 और P3 को करेंगे, और लास्ट में P2 और P3 को चेक करेंगे। तो इस तरह से हम इन प्रोसेस को करेंगे। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं इनकी इनपुट और आउटपुट लिख देते हैं। सबसे पहले हम बात करें P1 की यानी प्रोसेस नंबर 1 की। अगर यहाँ पर हम इनपुट की बात करें तो इनपुट आपको नज़र आ रही है प्रोसेस 1 में जो है वो हमारे पास है DE, ठीक है। और अगर हम यहाँ से आउटपुट की बात करें पहले प्रोसेस में से, तो आउटपुट हमारे पास है A, ठीक है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं प्रोसेस नंबर 2 की। प्रोसेस नंबर 2 में इनपुट की अगर हम बात करें तो आपको नज़र आ रहा है प्रोसेस नंबर 2 में इनपुट हमारे पास है B + E, तो हम इसको लिखेंगे BE इस तरह से। और अब बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट हमारे पास यहाँ से है G, तो यहाँ पर लिख देते हैं G। उसके बाद अब आ जाते हैं प्रोसेस नंबर 3 की तरफ। प्रोसेस नंबर 3 में आप देखें इनपुट जो है वो हमारे पास है D एंड F, तो हम यहाँ से लिख देते हैं इनपुट हमारे पास प्रोसेस नंबर 3 में है D एंड F। और आउटपुट अगर हम देखते हैं हमारे पास क्या आती है, आउटपुट हमारे पास P3 में है C, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनपुट और आउटपुट के सेट बना लिए। अगर आपको इस तरह से मसला होता है, देखने में समझ नहीं आता, तो इस तरह भी कर सकते हैं समझने के लिए। प्रोसेस 1 की बात हो रही है तो इनपुट के साथ लिख दें I1 और आउटपुट के साथ लिख दें O1, और P2 में लिख दें I2 एंड O2, ठीक है। इनपुट को हमने कहा I2 और आउटपुट को कहा O2। इसी तरह P3 में इनपुट को हम कह देते हैं I3 और आउटपुट को कह देते हैं O3, ताकि फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो आसानी होगी। सबसे पहले हम चेक करते हैं P1 एंड P2 को कि वो पैरेलल हैं या नहीं है। तो इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे। हमारे पास फार्मूला इस तरह से होता है कि पहले की हम इनपुट लेते हैं I1, उसका इंटरसेक्शन लेते हैं O2 के साथ, ठीक है। दूसरे की इनपुट आउटपुट लेनी होती है, सॉरी, ठीक है। तो इनपुट देखते हैं I1 हमारे पास है DE, तो यहाँ पर लिख देते हैं DE, और O2 देखिए हमारे पास क्या है G। तो इनका इंटरसेक्शन लें, देखिए आपको नज़र आए इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, तो खाली सेट आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने दूसरे प्रोसेस की इनपुट लेनी होती है I2 इंटरसेक्शन O1, इस तरह से लेते हैं। फर्स्ट की हम आउटपुट लेते हैं। तो अब I2 देखिए यहाँ पर क्या है, I2 हमारे पास है BF और O1 है A, तो यहाँ पर इनकी जगह पर लिख देते हैं BF इंटरसेक्शन। अब बारी आती है O1 की। O1 हमारे पास यहाँ से है A,
ठीक है, O1 की जगह लिख देते हैं A। अब आप इनका इंटरसेक्शन लें, आपको नज़र आ रहा है इन दोनों में सेम कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर खाली सेट आ जाएगा। अब लास्ट में कंडीशन होती है O1 इंटरसेक्शन O2, दोनों का आउटपुट चेक करते हैं। ठीक है, तो आउटपुट की बात करें, O1 है हमारे पास A और O2 है G, तो A का इंटरसेक्शन हमने लेना है G के साथ, A इंटरसेक्शन G, और इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर खाली सेट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ P1 जो है वो पैरेलल है P2 के। ठीक है, अब इसी तरह से हम चेक करेंगे P2 और P3 को। ठीक है, अब P2 एंड P3 को चेक करते हैं कि वो पैरेलल हैं या नहीं है। अब फॉर्मूला इस तरह बनेगा, पहले प्रोसेस की हम क्या लेते हैं, इनपुट, तो यहाँ पर I2 लेंगे, और दूसरे प्रोसेस की हम लेते हैं आउटपुट, तो इसकी लेंगे आउटपुट O3। ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है। दूसरी कंडीशन हमारे पास इस तरह से बनेगी कि इसकी सेकंड प्रोसेस की हमने क्या लेनी होती है, इनपुट I3 इंटरसेक्शन O2। ठीक है, आपने याद रखना है, नंबर्स चेंज हो सकते हैं। उसके बाद दोनों की आउटपुट लेनी होती है, तो क्या होगी, O2 इंटरसेक्शन O3। तो अब यहाँ पर जो है इनके सेट्स लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर गिवन है I2 और O3। देखते हैं क्या है, I2 हमारे पास है BF और O3 है C, तो यहाँ पर लिख देते हैं BF और O3 की जगह लिख देते हैं C। अब आपको नज़र आ रहा है इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर आ जाएगा खाली सेट। अब I3 और O2 लेते हैं। ठीक है, I3 जो है वो हमारे पास क्या है, DF और O2 है G, तो DF और G का इंटरसेक्शन लेते हैं हम। यहाँ से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा खाली सेट। अब O2 और O3 लेना है हमने। ठीक है, O2 है G और O3 है C, G इंटरसेक्शन लेना है C के साथ, तो यहाँ से भी कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर खाली सेट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि P2 जो है वो भी पैरेलल है P3 के साथ। हमने चेक किया P1 को P2 के साथ और P2 को P3 के साथ। अब लास्ट में जो है P1 को P3 के साथ चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कंडीशंस लिख लेते हैं जो हमें सेटिस्फाई करनी होती है। पहले की इनपुट लेते हैं और दूसरे की आउटपुट। ठीक है, पहला हमारे पास क्या है, जिसकी इनपुट लेनी है 1 और इसकी आउटपुट लेनी है, तो O3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी इनपुट लेंगे I3 और पहले वाले की लेंगे आउटपुट, तो वो क्या है 1, तो इसकी आउटपुट आ जाएगी। और फिर लास्ट में दोनों की आउटपुट लेते हैं, तो O1 इंटरसेक्शन O3 लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं I1 और O3 क्या है। I1 हमारे पास है DE और O3 है C, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं I1 है हमारे पास DE और O3 है हमारे पास C। इनका इंटरसेक्शन लें, सेम कुछ भी नहीं है, तो खाली सेट आंसर आ जाएगा। अब लेते हैं I3 एंड O1। I3 हमारे पास है DF और O1 हमारे पास है A, तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं DF और O1 हमारे पास है A। इनका इंटरसेक्शन लें, सेम कुछ भी नहीं है, तो खाली सेट आंसर आ जाएगा। अब लास्ट में लेते हैं O1 एंड O3। O1 देखिए हमारे पास है A और O3 है C, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं O1 की वैल्यू A एंड O3 हमारे पास है C, और आपको नज़र आ रहा है यहाँ से कॉमन कुछ भी नहीं है, तो फिर से खाली सेट आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ सबका आंसर खाली सेट आया है, तो P1 भी जो है वो पैरेलल है P3 का। इसका मतलब ये सब आपस में पैरेलल है। होप सो आपको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी ये टॉपिक है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो इसमें, तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।